गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे जीपीसीआर की अगली सिग्नलिंग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पीआईपी2 सिग्नलिंग। इसमें दो तरह की सिग्नलिंग है, एक आईपी3 और एक डैग। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपी3 सिग्नलिंग के बारे में। आईपी3 सिग्नलिंग, सबसे पहले हम बनाएंगे जीपीसीआर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जीपीसीआर में क्या होगा, सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन के पास अल्फा बीटा गामा 3 तरह की यूनिट्स हैं। अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी। अब अल्फा यूनिट कौन सी एक्टिवेट हो रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर वहां अल्फा यूनिट एक्टिवेट हुई थी जीएस अल्फा, जिसने क्या कौन सी एंजाइम रिक्रूट कराई थी, एसी, वैसे ही यहाँ होगी जी नॉट अल्फा। जी नॉट अल्फा जो है वो पीएलसी बीटा को रिक्रूट कराएगी। पीएलसी बीटा क्या करेगी, जो पीआईपी2 है उसको कन्वर्ट करा देगी आईपी3 और डैग में। जो डैग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहता है और वहां से कहीं नहीं जाता है। ठीक है, जो आईपी3 है वो मूव करता है। ठीक है, तो आईपी3 कहाँ जाएगा, आईपी3 जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है राइनोडाइन रिसेप्टर। जैसे ही आईपी3 इसके पास आया, राइनोडाइन रिसेप्टर हो गया ओपन और वहां से कैल्शियम आयंस बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब जो कैल्शियम आयंस हैं वो किसके साथ जाके अटैच होंगे, कार्बोड्यूलिन के साथ में। जब मैंने आपको पिछली सिग्नलिंग बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि 4 जो कैप मॉलिक्यूल्स हैं वो पीके के साथ में अटैच हो रहे थे। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा कि कार्बोड्यूलिन के साथ में 4 कैल्शियम आयंस अटैच हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, कार्बोड्यूलिन एक्टिवेट हो गया। कार्बोड्यूलिन ने एक्टिवेट किया है कैम्प को, CM। आईपी3 के बारे में इतना ही है कि आईपी3 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस का रिलीज कराता है। कैल्शियम आयंस कार्बोड्यूलिन को एक्टिवेट करते हैं, कार्बोड्यूलिन कैम्प को एक्टिवेट करता है। ठीक है, आईपी3 के बाद देखनी है हमारे को डैग की सिग्नलिंग। डैग की सिग्नलिंग में देखो क्या होगा, जो डैग है अगर वो वहीं पे है, कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो किसी भी एंजाइम को वहां खुद जाना पड़ेगा, है ना, कि डैग तो मूव नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि डैग के पास एक एंजाइम जाती है फोस्फोलाइपेज A2। कौन सी एंजाइम जाती है, फोस्फोलाइपेज A2। और ये क्या करवाती है कि डैग को कन्वर्ट करा देती है अरेकिडोनिक एसिड में। अरेकिडोनिक एसिड, अब हम सब जानते हैं कि जो एरेकिडोनिक एसिड है वो 20 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है, 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है अरेकिडोनिक एसिड, ये किसकी फॉर्मेशन करता है, लेटर स्टीरॉयडल हार्मोन्स की या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की, हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हम सब जानते हैं, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्या हुआ है कि डैग कन्वर्ट हो गया अरेकिडोनिक एसिड में। अरेकिडोनिक एसिड क्या काम कर रहा है, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है और आगे जाके क्या बना रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है। ठीक है, एक तो डैग इस तरह से काम कर सकता है। एक डैग किस तरह से काम कर सकता है कि पीके सी को एक्टिवेट करा दे। किसको एक्टिवेट करा दे, पीके सी को एक्टिवेट करा दे, प्रोटीन काइनेज सी को। अगर प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, फोस्फोराइलेशन करेगी बाकी सबस्ट्रेट्स का। फोस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, अलग अलग सबस्ट्रेट्स का क्या करेगी, फोस्फोराइलेशन करेगी। क्या बताया मैंने,
जो PLC बीटा एंजाइम है वो PIP2 को IP3 और डैग में कन्वर्ट कर देगी। IP3 कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, कैल्शियम आयन रिलीज कराएगा। कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद क्या होगा, कार्बोड्यूलिन एक्टिवेट होगा और फिर CAMK2 एक्टिवेट होगा, है ना। डैग में क्या हो रहा है कि डैग कहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, अरेकिडोनिक एसिड में, और अरेकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन में। या फिर क्या होगा, डैग की दूसरी सिग्नलिंग चलेगी और वो PKC को एक्टिवेट कर देगा। PKC एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा अदर सबस्ट्रेट्स का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।